नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, सब्जी वर्गीय फसलों में जो खतरनाक रोग है इस समय का, वो क्या है दोस्तों? डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू का अटैक हो गया तो पूरी क्रॉप 3 से 4 दिन में फसल खराब हो जाती है। और डाउनी मिल्ड्यू के अलावा अन्य फंगस जनित रोग हैं, उनको आपने एक बार कंट्रोल भी कर लिया, किसी भी रोग को कंट्रोल किया, उसके बाद में दूसरे रोगों का अटैक हो जाता है। इस तरीके से बार बार अगर अटैक हो रहा है तो वो क्या कमी है आपकी फसल में? ऐसी क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से बार बार अटैक हो रहा है? दोस्तों, कोई भी फंगस जनित रोग हो या तो उसका अटैक ही नहीं होना चाहिए। अटैक हो रहा है तो तुरंत उसको कंट्रोल होना चाहिए और परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, परमानेंट कंट्रोल होना चाहिए। दोबारा हमारी फसल में उसका अटैक नहीं होना चाहिए। वो आज की वीडियो में शेयर करूंगी। विशेष तौर से आप सब्जी वर्गीय फसलें कर रहे हैं और पॉली हाउस, नेट हाउस में किसी भी टाइप की क्रॉप है, बेल वर्गीय फसलें हैं जैसे कि खरबूज, तरबूज है या खीरा है, ककड़ी है, करेला है, लौकी, तोरई वगैरह इस टाइप की फसलें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का वीडियो रहने वाला है। और सब्जी वर्गीय फसलों में सभी रोगों को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अटैक होना ही नहीं चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, ये जानकारी आपको पूरे यूट्यूब पर जो आज मैं शेयर करने वाली हूँ वो जानकारी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी टाइप की सब्जी वर्गीय फसल कर रहे हैं, इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करेंगे कि डाउनी मिल्ड्यू का अटैक किस वजह से होता है और कौन कौन सी फसलों में इसका अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, डाउनी मिल्ड्यू एक फंगस जनित रोग है, एक फंगस है। बेल वर्गीय फसलों में इसका अटैक ज़्यादा होता है। सूडोपेरेनोस्पोरा क्यूबेंसिस ये फंगस है जो कि ओमाइटिज फंगस की एक प्रजाति होती है। बेल वर्गीय फसलों में अटैक ज़्यादा होता है। बेल वर्गीय फसलें विशेष तौर से सब्जी वर्गीय फसलों में ही होती हैं और खीरे में इसका अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सबसे सेंसिटिव क्रॉप होती है दोस्तों खीरे की फसल। खीरे में तो अगर अनुकूल वातावरण है तो 3 से 4 दिन में पूरी क्रॉप खराब हो जाती है। चाहे कितनी भी अच्छी आपकी क्रॉप है, इतनी खतरनाक ये डिजीज़ है। तो इसका प्रिवेंटिव इलाज कीजिए या फिर इसका अटैक ही नहीं होने चाहिए, आपको ऐसे कार्य करते हुए चलना है। डाउनी मिल्ड्यू के अटैक के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा अनुकूल वातावरण होता है वो जब तापमान 15 डिग्री से 28 डिग्री का तापमान होता है, तब इसका अटैक ज़्यादा होता है। और विशेष तौर से आप देखिए कि मौसम में आर्द्रता, नमी ज़्यादा है और तापमान लगभग 20 डिग्री के करीब है। उस समय अगर आपके पत्ते, क्रॉप के जो पत्ते हैं वो 1 घंटे के लिए भी उन पे पानी रह गया या नमी रह गई है, मॉइस्चर है उनके ऊपर, कोई आपने पानी दिया है या फिर सुबह जैसे ओस का समय है, उस समय 1 घंटे भी अगर पत्ते गीले रह गए तो इसका अटैक देखने को मिल जाता है। और ये जल्दी क्यों फैलता है दोस्तों? जिस तरीके से बैक्टीरियल ब्लाइट हवा की वजह से फैल जाता है, हवा चलने से भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैल जाता है, वैसे ही सेम डाउनी मिल्ड्यू भी हवा की वजह से भी फैल जाता है। ये मान लीजिए कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस फंगस का, इस वजह से ये तेज़ी से फैलता है और पूरी क्रॉप खराब हो जाती है। इसकी बात करें दोस्तों सिम्टम की, तो सबसे पहले जैसे पॉली हाउस, नेट हाउस की क्रॉप है, जैसे कि खीरे की क्रॉप है, तो उनकी पुरानी पत्तियों को आप संभालते रहिए। इसकी शुरुआत होती है पुरानी पत्तियों को भी आप नीचे की तरफ देखिए, पानी के से स्पॉट दिखाई देंगे और ऊपर से पत्ता पीले पीले कलर के स्पॉट दिखाई देंगे, जैसा आप वीडियो में साइड में स्क्रीन पे दिखाई दे रही है आपको फोटो, उस तरीके के सिम्टम दिखाई देंगे। तो शुरुआत में ही आप कंट्रोल कर सकते हैं जब 1-2 लीफ पे पुरानी पत्तियों पे आप देख रहे हैं। हर 3 से 4 दिन में आपकी क्रॉप को आपको संभालते रहना है। अब बात करेंगे दोस्तों डाउनी मिल्ड्यू नहीं, पाउडरी मिल्ड्यू नहीं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वो ट्रिक क्या है जो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए सबसे पहले ये देखिए कि सब्जी वर्गीय फसलें हैं या खरबूज, तरबूज है, खीरा है, ये फसलें कम समय की होती है। तो हम क्या करते हैं, शुरुआती स्टेज में नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर फटाफट देते हैं, ज़्यादा देते हैं। फर्टिगेशन शेड्यूल भी हमारा जल्दी जल्दी होता है ताकि क्रॉप जल्दी से फ्लोरिंग स्टेज पे आए, फ्रूटिंग स्टेज पे आए और जल्दी से हार्वेस्ट कर सकें। क्रॉप का जो टाइम है वो कम होता है, तो इसलिए हम ज़्यादा नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देते हैं। पोटाश पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ये वीक पॉइंट है। और पोटाश की कमी की वजह से आपने फंगस जनित रोगों को कंट्रोल तो कर लिया,
कोई भी फंगस जनित रोग है उसको आपने फंगिसाइड अच्छे से अच्छा स्प्रे किया, 1 किया, 2 किया, 3 किया और कंट्रोल हो गए, लेकिन फिर वही रोग वापस अटैक कर सकता है या दूसरा फंगस जनित रोग आ सकता है। तो पोटास की कमी आपकी क्रॉप में शुरू से ही नहीं होनी चाहिए। और कोई भी फंगस जनित रोगों का अटैक देख रहे हैं या बैक्टीरियल डिजीज का अटैक देख रहे हैं, आपको उस समय विशेष तौर से एक तो क्रॉप में नमी ही नहीं रखनी है, नमी नहीं होनी चाहिए, और नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर कुछ समय के लिए आपको रोक देना है 6 से 7 दिन तक। जब आपकी क्रॉप एकदम से रिकवर नहीं होती तब तक आपको नाइट्रोजन युक्त या नाइट्रोजन का यूज नहीं करना है अपनी फसल में। नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर जैसे कि NPK 19-19 है, 20-20 है, 12-61-0 है, 13-0-45 का भी स्प्रे नहीं करना है या ड्रिप से भी आपको नहीं चलाना है। नाइट्रोजन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कंट्रोल करने से पहले आपको ध्यान देना है वो है कि आपकी क्रॉप में खरपतवार को कंट्रोल करना है। पॉली हाउस नेट हाउस है तब भी आपके चारों तरफ के एरिया में खरपतवार नहीं होना चाहिए, क्रॉप के बीच में भी खरपतवार को कंट्रोल करना है। और विशेष तौर से जो चौड़ी लीफ वाली क्रॉप है या बेल वर्गीय जो खरपतवार है उसको कंट्रोल करके रखना है। अब दोस्तों कि आपने सारी सावधानी रखी, फिर भी अगर आप अटैक देख रहे हैं, डाउनी मिल्ड्यू का अटैक देख रहे हैं, तो पुरानी पत्तियों में अटैक ज़्यादा होगा, उस समय आप देख लीजिए, उन लीफ को कट कर दीजिए और कट करके तुरंत वहीं पे नहीं फेंकना है उनको। एक आप कोई भी पॉलीथीन या कोई बकेट वगैरह लीजिए, उसमें डालते जाइए और साइड में गड्ढा करके और उसमें आपको दबाना है, वहीं पे नहीं फेंकना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हवा से भी फैलता है तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में बहुत ही जल्दी फैल जाएगा। इससे सावधानी रखनी है। स्प्रे के लिए दोस्तों सुबह या शाम के समय स्प्रे नहीं करना है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट रहेगा कि क्रॉप कि जैसे सुबह ओस वगैरह होती है, पत्तों पे पानी होता है, उस समय आप स्प्रे ना करें। दिन में जब भी धूप हो जाए थोड़ी बहुत उस समय आप स्प्रे करें। मोस्टली टाइम लेकर के चलते हैं तो दोपहर में 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आप स्प्रे कीजिए, यानी 10 बजे से 3-4 बजे तक आप स्प्रे कीजिए। सुबह शाम स्प्रे ना करें, ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। और अब दोस्तों डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका वो मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। आपको फंगिसाइड, जैसे कि हमने किसी भी फसल में अटैक देखा, कोई भी फंगस जनित रोगों का अटैक देखा और हमने तुरंत फंगिसाइड का स्प्रे कर दिया, दोस्तों कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन वो अटैक फिर से हो सकता है और हमारी क्रॉप को झटका भी लगेगा, उसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान होगा। अब नुकसान नहीं हो उसके लिए क्या है, फसल में पहले रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, और रोग प्रतिरोधक क्षमता आप बढ़ाएंगे पोटास से। तो NPK 0050 का पहले दिन आप स्प्रे कर दीजिए और नेक्स्ट डे आप फंगिसाइड का स्प्रे कीजिए। और फंगिसाइड में भी आपको क्या सावधानी रखनी है, सेम फंगिसाइड का 2 बार आपको इस्तेमाल नहीं करना, 3 बार आपको इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 1 बार स्प्रे करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट फंगिसाइड का स्प्रे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नए फंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे ताकि रिजल्ट इफेक्टिव मिले, रिजल्ट अच्छा मिले और तुरंत कंट्रोल देखने को मिले। तो सबसे पहले हम लेंगे टाटा रिलीज का कैरिमन, जिसमें टेक्निकल कंटेंट आता है कैजोक्सीमिथाइल प्लस मैनकोजेब आता है, और 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज आपको रखनी है। और सेकंड फंगिसाइड यूज करेंगे दोस्तों धानुका का, ये भी बहुत ही इफेक्टिव है, किरारी नाम से अवेलेबल है, और टेक्निकल कंटेंट आता है इसमें एमोसिल ब्रोम 20% आता है, और 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। जितना भी पानी लग रहा है 150 लीटर, 200 लीटर, 250 लीटर, जितना भी पानी लग रहा है 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना होता है। थर्ड जो बहुत ही इफेक्टिव है, बायर का आ रहा है, काफ़ी लंबे समय से इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, वो है प्रोफाइलर। प्रोफाइलर में टेक्निकल कंटेंट की बात करें तो दोस्तों इसमें आता है फ्लूओपिकोलाइड प्लस फोसेटाइल एल्यूमिनियम, 2 टेक्निकल कंटेंट आते हैं, तो इसका रिजल्ट लंबे समय तक बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे करना होता है। नेक्स्ट जो काफ़ी किसान भाइयों में फेमस है वो है दोस्तों एमिस्टार ऑप्टी, जो कि सिंजेंटा कंपनी का आता है, और इसमें टेक्निकल कंटेंट की बात करें तो दोस्तों इसमें आता है एजोक्सीस्ट्रोबिन प्लस क्लोरोथानोलिन आता है, और 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे करना होता है। लिक्विड फॉर्म में आता है, ये भी SC फॉर्म में आता है, सस्पेंशन कंसंट्रेट फॉर्म में। अगर आपको प्रिवेंटिव में स्प्रे करना है, जैसे कि आप मौसम ख़राब देख रहे हैं, आर्द्रता ज़्यादा देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि कहीं अटैक ना हो, प्रिवेंटिव में करें तो डोज आप कम रख लें, नहीं तो अकॉर्डिंग टू कंपनी जो डोज है अटैक होने के बाद में यही डोज आप रख लें। और नेक्स्ट दोस्तों UPL का भी बहुत ही इफेक्टिव आता है रेनमेन नाम से, जिसमें टेक्निकल कंटेंट आता है साइजोफेमिड,
और इसकी डोज आपको लेकिन कम रखनी होती है। 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना होता है। 80 ml की एक बोतल आती है जो कि आप 1 एकड़ में सफिशिएंट होता है स्प्रे करने के लिए। इसका भी बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा रोको फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। रोको थायोफेनेट मिथाइल 70% पाउडर फॉर्म में आता है, उसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके साथ में भी एक ट्रिक है, उसके साथ में अगर आप यूज करेंगे, क्रिलेक्सिल नाम से आता है या अन्य कई कंपनियों का आता है मेटालेक्सिल नाम से, मेटालेक्सिल 35% फंगिसाइड आता है, उसको साथ में मिला लीजिए। रोको लेना है वही सेम 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। 15 लीटर की टंकी में 15 ग्राम लीजिए और उसके साथ में अगर आप मेटालेक्सिल मिला लेंगे 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है और सभी प्रकार की फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन है, आपको अलग अलग 2 फंगिसाइड लेने होंगे, लेकिन रिजल्ट इसका भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यूपीएल कंपनी का ही एक फंगिसाइड और आता है दोस्तों, ट्रीडियम नाम से ये फंगिसाइड आता है, जिसमें आता है एजोक्सिस्ट्रोबिन, मैनकोजेब और टेबुकेनाजोल। 3 फंगिसाइड एक साथ में आते हैं। इसका भी प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव एक्शन है। डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, अगर फ्रूटिंग स्टेज में है, एंथ्रेक्नोज की समस्या है, इन सबको बहुत ही इफेक्टिव रूप से कंट्रोल करता है, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों, जो लंबे समय तक बहुत ही पुराने फंगिसाइड हैं लेकिन इनका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, आज भी आपको बीच बीच में जैसे नए फंगिसाइड मैंने आपको बताएं, इनमें से अवेलेबल नहीं होता, पुराने वाले फंगिसाइड का बीच बीच में आपको स्प्रे कर देना। अटैक ज़्यादा है तो हर 7 दिन के गैप से स्प्रे करना, अटैक कम है तो 10 दिन के गैप से स्प्रे करते रहना है, और जैसे ही कंट्रोल हो जाए तो फिर आप गैप बढ़ाते चले जाएं। इस तरीके से आपको कंट्रोल करना है दोस्तों। और लास्ट स्टेज में पहुंच गया, जैसा आप साइड में फोटो देख रहे हैं, तो कंट्रोल नहीं होगा। पुराने फंगिसाइड में बात करें तो जैसे कि बासफ का आता है कैब्रियोटॉप फंगिसाइड, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और खीरा सबसे सेंसिटिव क्रॉप है, बट इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है सभी प्रकार की फसलों में। मेटिराम प्लस पायराक्लोस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन आता है, इसका भी रिजल्ट अच्छा है। डोमिल गोल्ड है, इसका भी लंबे समय से अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इक्वेशन प्रो है, करजाटे है, एक्रोबैट है, ये सब फंगिसाइड भी इस तरीके से बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इनका भी आप चेंज कर करके स्प्रे करते रहना है। लास्ट में सावधानी आपको ज़रूर ध्यान रखना है, कोई भी फंगिसाइड का 2 बार आपको स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा जब सेकेंड टाइम में स्प्रे करेंगे। जब अटैक हो गया तो कम से कम आपको 3 फंगिसाइड परचेज करना है और चेंज कर करके आपको स्प्रे करते रहना है। पोटाश का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। किसी भी टाइप की फसल है, सब्जी वर्गीय फसल है, तो पोटाश की कमी शुरुआती स्टेज से ही नहीं होनी चाहिए। जब भडवार है, नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर डालें, तभी भी आपको NPK 0050 या जैसे कि उसमें पोटाश है, या NPK 1919 है, 2020 है, 13045 है, जिसमें पोटाश हो, उसका भी आपको इस्तेमाल बीच बीच में ज़रूर करते रहना है। कोई भी क्वेरी है कमेंट भी कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।